स्टार्ट टुडेस टॉपिक। आज का टॉपिक है अपना ईआर मॉडल। देखो ईआर मॉडल का सबसे सिंपल फंडा है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। एंटिटी क्या होती है? सपोज करो हम लोग डेटाबेस बनाते हैं, डेटाबेस हमारे पास 4 टेबल है, तो हर एक टेबल क्या होगी? अपने आप में एंटिटी हो गई, और आपस में जो सारे टेबल से किस तरह से रिलेटेड है, दैट मीन्स जो ये एंटिटीज है ये कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, दैट इज कॉल्ड, इस पूरे मॉडल को बोलते हैं एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। और तो हमने पहले भी देखा था हमने एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। बेसिकली ये भी एक तरह डेटा मॉडल, अपन जो डेटा मॉडल पढ़ते थे ना, नेटवर्क मॉडल पढ़ा था अपन ने, हायरार्किकल मॉडल पढ़ा था, रिलेशनल मॉडल पढ़ा था। तो ईआर मॉडल बेसिकली क्या होता है? सपोज करो यार कि हम लोग, हमारे डेटाबेस में बहुत सारे टेबल्स है, हमारे स्कूल का बनाया हमने डेटाबेस। इसमें एक टेबल है जो स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट करा है ईआर मॉडल। ईआर मतलब एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। एंटिटी क्या होती है बता रहा हूँ अभी, ठीक है। तो जब मान लो ये कॉलेज स्कूल है, स्कूल में डेटाबेस है, डेटाबेस में कौन कौन से टेबल है? स्टूडेंट की टेबल है, एक टेबल अपने पास फैकल्टीज की, एक टेबल अपने पास फैकल्टीज की, ठीक है, एक टेबल अपने पास फैकल्टीज की, एक टेबल है अपने पास एक है स्टूडेंट की, एक फैकल्टीज के कोर्स की, और एक इसकी, ठीक है। सब बच्चे अपने अपना जो वो है म्यूट कर दो, अपना स्पीकर जो है म्यूट कर दो। आपको तो क्वेश्चन पूछना, कोई डाउट है तो आप आराम से अनम्यूट करके मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। स्टूडेंट फैकल्टी कोर्स, और मान लो टीचर्स की एक और है, फैकल्टीज हो गई, सॉरी, एम्प्लॉयज अलग, जो अलग से एम्प्लॉयज स्टाफ होता है, नॉन टीचिंग स्टाफ, उनकी टेबल। तो अभी डेटाबेस है, ये मिला के पूरा अपना एक डेटाबेस है स्कूल का, ठीक है, डेटाबेस है। अब इस डेटाबेस में हर एक टेबल बेसिकली क्या है? हर एक टेबल हमारे जो यहाँ पे है सारी, ये सारी टेबल क्या है बेसिकली? ये जो टेबल हमारी बेसिकली, ये सारी टेबल बेसिकली हमारी वो है, एंटिटी है। जब मैं स्टूडेंट टेबल की बात करूँ, चाहे मैं फैकल्टी टेबल की बात करूँ, किसी भी टेबल की बात करूँ, सारी ये क्या है? ये बेसिकली अपनी है एंटिटीज, सारी हमारी क्या है? एंटिटीज है टेबल। तो इन सारे एंटिटीज में किस तरह का रिलेशन है, इस तरह का रिलेशन आपस में कैसे रिलेशन, भाई किसी न किसी तरह से रिलेटेड हो गया ना, कि भाई ये फैकल्टी ये कोर्स पढ़ाती है और इन बच्चों को पढ़ाती है, इन बच्चों ने ये कोर्स ज्वाइन कर रखा है, तो ये क्या आपस में टेबल्स जो है, दैट इज एंटिटीज के बीच में रिलेशन ही तो है। और इसी रिलेशन को डिपिक्ट करने के लिए, बताने के लिए हम जो मॉडल यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ईआर मॉडल। और ईआर मॉडल में हम लोग देखते हैं कि बेसिकली ये डेटा मॉडल है जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि डेटा मॉडल क्या होता है, ठीक है। अब ये क्या करता है एक्चुअली? ये हमको डेटाबेस के बारे में लॉजिकल आइडिया दे देता है, कंसेप्चुअल आइडिया दे देता है कि कंसेप्चुअली या लॉजिकली डेटा डिजाइन कैसा होगा, मतलब डेटाबेस का डिजाइन, मतलब कितनी टेबल होंगी, कितने कॉलम होंगे, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे मान लो एक स्टूडेंट टेबल होती, उस स्टूडेंट टेबल में 4 कॉलम होते हैं, उस स्टूडेंट टेबल में 4 कॉलम होते हैं, कौन कौन से? नेम, एड्रेस, आईडी, एज, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि भाई एक स्टूडेंट होता, एक टेबल होती जिस नाम से स्टूडेंट नाम से एक टेबल होती, ठीक है, और 4 कॉलम होते हैं, यानी 4 फील्ड होती है, मतलब बेसिकली, ठीक है, 4 फील्ड हो गई है, ठीक है। और फील्ड कौन कौन सी होती है? फील्ड कौन कौन सी होती है? लेट्स से इसकी होती है आईडी, जैसे उसमें दे रखी है, नेम, एड्रेस और एज, ठीक है। स्टूडेंट पहला होता, मान लो पहले आईडी होती 1, नाम होता नरेश, एड्रेस होता 200, एज होती 60, ठीक है। तो इस तरह से मान लो अगर हम लोग चलते हैं, ठीक है, इस तरह से चलते हैं हम लोग, तो ये सारे क्या है? कौन है? हिमांशु, ठीक है। तो ये हमारी आईडी होती, ये हमारे नेम, एड्रेस, एज, ये हमारी फील्ड हो गई। तो ये क्या होगी? ये बेसिकली उस एंटिटी के एट्रीब्यूट्स हो गए। क्या हो गया? एट्रीब्यूट्स। तो एंटिटी है क्या? एंटिटी बेसिकली टेबल ही है और सीएस के एट्रीब्यूट हो गए। सिमिलरली समझो, ये टेबल है और इसके एट्रीब्यूट्स है, तो इसी को हमने, इसी टेबल को देखो हमने क्या कर रखा है, हमने ईआर डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रखा है। भाई ये टेबल है, ये बेसिकली एंटिटी है, स्टूडेंट एक एंटिटी है, उसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स है? नेम एक एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट मतलब कॉलम, एड्रेस एक एट्रीब्यूट है, एज एक एट्रीब्यूट है, आईडी एक एट्रीब्यूट है। तो ये बेसिकली क्या है? ईआर डायग्राम है। अब ईआर डायग्राम में क्या क्या कंपोनेंट होता है वो देखते हैं। देखो 3 तरह के कंपोनेंट होते हैं, समझना बहुत जरूरी है। एग्जाम में किस क्वेश्चन आएगा ईआर डायग्राम का, और ईआर डायग्राम बनाने को भी आ जाता है, ठीक है। तो ध्यान से समझना हम लोग को ईआर मॉडल में क्या होता है। ईआर मॉडल में 3 कंपोनेंट होते हैं बेसिकली, मोटे मोटे देखेंगे तो एंटिटी, एट्रीब्यूट और रिलेशन। एंटिटी, एट्रीब्यूट और रिलेशन, ध्यान से समझना, एक बड़ा टॉपिक है, इस टॉपिक में अपने साथ क्लास निकल जाए आज, ठीक है। तो एंटिटी, एट्रीब्यूट, रिलेशन, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड एंटिटी क्या होती है। एंटिटी समझ गए, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये कंपोनेंट कौन कौन से हैं, ठीक है।
तो कंपोनेंट देखो क्या होता है, ये एंटिटी है, इसके अंदर क्या होता है कि वीक एंटिटी, क्या दे रखी है, वीक एंटिटी। एट्रीब्यूट में क्या क्या दे रखा है, की एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, ड्राइव्ड एट्रीब्यूट, सब आराम समझेंगे, एक एक करके समझेंगे, डोंट वरी। रिलेशन कौन कौन से होते हैं, वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू वन, मैनी टू मैनी। ये रिलेशन अपन ने कहीं और भी सुने होंगे ना, बहुत पहले भी देखे होंगे, ठीक है। ओके चलो, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले एंटिटी क्या होती है, देखो एंटिटी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। एंटिटी क्या होती है, ऑब्जेक्ट होती है, क्लास, पर्सन और प्लेस। डेटाबेस के काम में देखो तो एंटिटी क्या होगी, टेबल होगी बेसिकली। तो हमने मानते हैं कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें मैनेजर है, प्रोडक्ट भी है, एम्प्लॉय भी है, डिपार्टमेंट भी है। क्या क्या एंटिटी ले ली हमने, मैनेजर एक एंटिटी ले ली, प्रोडक्ट एक एंटिटी ले ली, डिपार्टमेंट एक एंटिटी ले ली, एम्प्लॉय एक एंटिटी ले ली। तो अब देखो कैसे बनता है, ये डायग्राम ऐसे बनता है, इधर एंटिटी, इधर एक एंटिटी, और यहाँ पे आता है बीच में आता है रिलेशनशिप। क्या आता है, रिलेशनशिप। एंटिटी है किस तरह से रिलेटेड है, दैट यही हमको बताता है हमारा ईआर मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। तो भाई एम्प्लॉय बोल रहा है, यहाँ पे लिखा वर्क्स फॉर, किसके लिए, डिपार्टमेंट के लिए काम करता है एम्प्लॉय, यहाँ पे लिख दिया वर्क्स फॉर डिपार्टमेंट, ये एग्जांपल देता है। अब वीक एंटिटी क्या होती है, देखो वीक एंटिटी क्या होती है, एक एंटिटी जो दूसरे एंटिटी पे डिपेंडेंट होती है। वीक एंटिटी क्या होती है भाई, एक एंटिटी जो दूसरे एंटिटी पे डिपेंड होती है, उसे बोलेंगे वीक, उसे बोलेंगे वीक एंटिटी। ध्यान रखना, नॉर्मल एंटिटी, एक चीज ध्यान रखना, नॉर्मल एंटिटी नॉर्मल ऐसे ड्रॉ होती है, और वीक एंटिटी अपने वैसा वैसे ड्रॉ होती है। ये दिख रहे हैं ना राइट साइड में, दिख रहा है सबको, ठीक है। तो ये होता है, अगर किसी को डाउट हो तो पूछ लेना, वही अनम्यूट करके वहीं पे पूछ लेना, ठीक है। घबराना हो तो, अगर नहीं समझ में आए दोबारा पूछ लेना, कोई इशू नहीं है। तो वीक एंटिटी क्या होगी, देखो ये लोन है एक एंटिटी। अब देखो इंस्टॉलमेंट किस पे डिपेंड होती है, लोन पे डिपेंड होती है, कितना बड़ा लोन है उस पर कितनी कितनी इंस्टॉलमेंट आएगी, किस कैसे आएगी, सारी लोन पे डिपेंडेंट है। जब एक एंटिटी दूसरे एंटिटी पे डिपेंडेंट होती है ना, जब एक एंटिटी दूसरे एंटिटी पे डिपेंडेंट होती है, उसे बोलेंगे हम लोग वीक एंटिटी। और वीक एंटिटी को ये डबल अंदर भी एक क्रॉस शेप करेंगे रेक्टेंगल की, डबल रेक्टेंगल जो होता है हमारा वीक एंटिटी के केस में, ठीक है। अब आ जाओ हमारा एट्रीब्यूट के केस में। नॉर्मल एंटिटी तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी होती है, और जो अपनी दूसरी बड़ी हुई है वीक एंटिटी। अब एट्रीब्यूट हम लोग सब समझते हैं क्या होता है, किसी भी एंटिटी की जो प्रॉपर्टीज होती है उन्हें क्या बोलते हैं हम, एट्रीब्यूट। स्टूडेंट टेबल है, उसमें 4 कॉलम बनाए थे, अभी मान लो 4 कॉलम है, आईडी, नेम, एज, फोन नंबर। ये बेसिकली क्या होगा, एट्रीब्यूट हो गया, इसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है, स्टूडेंट एंटिटी की। तो समझता है। अब इसमें अब एट्रीब्यूट को सबसे पहले आता है की एट्रीब्यूट। भाई मैंने आपको बताया था, वो एट्रीब्यूट जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है रिकॉर्ड को, वो एट्रीब्यूट जो किसी पूरे डेटाबेस में किसी रिकॉर्ड को, किसी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, उसे की एट्रीब्यूट बोलते थे, बताया था पहले भी। कहने का मतलब बालको, कहने का मतलब ये था मेरा, मैंने आपको बताया था, सपोज करो कि आपका जो डेटा होता है, मान लो सपोज करो एक सेकंड को थोड़ा देखो, होता क्या है, जैसे सपोज करो आपने लिया कि भाई एक कप का डेटाबेस है। मैंने पहले भी चीज बताई थी वैसे आप लोगों को। सपोज करो कि ये एट्रीब्यूट्स है, फेसबुक का रिकॉर्ड है। फेसबुक का क्या स्टोर है, मान लो आईडी में सीरियल नंबर दे रखा है, ईमेल आईडी, नाम, एज, जेंडर, जो भी वटेवर जो भी डिलीट होता है। अब क्या होगा, अलग अलग डेटा होगा उसमें। फर्स्ट नंबर पे किसका डेटा होगा, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, नाम कुछ भी एबीसी, या ईमेल आईडी abc.gmail.com, abc.com, reddit.com, जो भी है। अब ये क्या होगा कि जो आपका ये ईमेल आईडी ना, ये एट्रीब्यूट, इस एट्रीब्यूट के दम पे आप अपना पूरा रिकॉर्ड यूनिकली एक्सेस कर सकते हो, सारे एट्रीब्यूट्स, सारे रिकॉर्ड्स में से। बहुत सारे रिकॉर्ड है, इन रिकॉर्ड को टपल भी बोलते हैं। तो वो एट्रीब्यूट कौन सा ना, ये ईमेल आईडी वाला एट्रीब्यूट है ना, तो वो एट्रीब्यूट जिनके हेल्प से आप किसी भी रिकॉर्ड को, किसी भी टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो पूरे डेटाबेस में, उस एट्रीब्यूट को बोलते हैं हम लोग की एट्रीब्यूट। इस डेटाबेस में यहाँ पे की एट्रीब्यूट हमारा है, ये हमारा ईमेल आईडी, ठीक है। तो ईमेल आईडी ये एट्रीब्यूट है, यही चीज इन्होंने बोला कि एट्रीब्यूट ये होता है जो हम यूनिकली आइडेंटिफाई करता है किसी भी रिकॉर्ड को डेटाबेस में। फॉर एग्जांपल देखो कि एट्रीब्यूट दे रखा है यहाँ पे आईडी, क्योंकि मान लो स्टूडेंट का रोल नंबर दे रखा है, तो हर एक बच्चे का रोल नंबर यूनिक होगा ना, सेम तो होगा नहीं। सिमिलर यहाँ पे एक आईडी दे रखी है, आईडी को की एट्रीब्यूट के नीचे अंडरलाइन होता है ऐसे। तो की एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट होगा जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है किसी रिकॉर्ड और टपल को किसी भी डेटाबेस के अंदर। और इस केस में यहाँ पे यूनिक आइडेंटिटी आईडी दे रखी है। फोन नंबर इसलिए दे रखा होगा, फोन नंबर आप क्वेश्चन कर सकते हो, तो फोन नंबर दे सकते हो, फोन नंबर दे सकते हो। पर ये यूजर पे, डेटाबेस डिजाइनर पे डिपेंड करता है कि क्या पता किसी का फोन नहीं हो, लेकिन हर एक स्टूडेंट को आईडी तो हो गई होगी, इसलिए उसको आईडी देते हैं यूनिक नंबर, ठीक है। अब आ जाओ कंपोजिट एट्रीब्यूट। तो कंपोजिट क्या होता है, कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, जो एक से ज्यादा फंक्शन से बना होता है।
सिमिलरली कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होता है? वो एट्रीब्यूट यार जो एक से ज्यादा एट्रीब्यूट से मिलकर बना होता है उसे क्या बोलेंगे? कंपोजिट एट्रीब्यूट। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे मान लो नेम दे दिया। अब नेम में कौन कौन से सब एट्रीब्यूट कौन सा हो सकता है? फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। तो अब नेम किसी से मिलकर बना है? तीन तीन एट्रीब्यूट से मिलकर बन रहा है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। तो ये नेम क्या हो गया यहाँ पे? कंपोजिट एट्रीब्यूट। तो वो एट्रीब्यूट जो एक से ज्यादा एट्रीब्यूट से मिलकर बनाओ, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट एट्रीब्यूट। अब आ जाओ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट का मतलब, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट का मतलब कि भाई एक एट्रीब्यूट में वो एट्रीब्यूट जिसकी एक से ज्यादा वैल्यू हो सकती है, एक एट्रीब्यूट जिसकी, वो एट्रीब्यूट जिसकी एक से ज्यादा वैल्यू हो सकती है। यहाँ पे उन्होंने क्या एग्जांपल लिया? फोन नंबर। सही बात है, एक आदमी का एक से ज्यादा फोन हो सकते हैं, एक से ज्यादा फोन नंबर हो सकता है ना भाई उसके पास, ठीक है। अब जैसे हमारे बहुत लोगों के पास होता है कि एक से ज्यादा, आप एक ये बात छोड़ो, आप एक ही ड्यूअल ड्यूअल सिम वाला आपको मोबाइल होता है, आपको दो सिम होते हैं, दो नंबर होते हैं, तो आपका फोन नंबर कौन से दो आते हैं? फोन नंबर दे दो आप। तो फोन नंबर ऐसे ऐसा एट्रीब्यूट है जो मल्टी वैल्यूड है, यानी इसकी एक से ज्यादा वैल्यू हो सकती है। अब आता है डिराइव्ड एट्रीब्यूट। डिराइव्ड एट्रीब्यूट क्या होता है? वो एट्रीब्यूट जो दूसरे एट्रीब्यूट से डिराइव होता है, जनरेट होता है, प्रोड्यूस होता है। एक एट्रीब्यूट जब दूसरे एट्रीब्यूट से प्रोड्यूस होता है उससे बोलेंगे डिराइव्ड एट्रीब्यूट। फॉर एग्जांपल देखो, एग्जांपल देखो, डिराइव्ड एट्रीब्यूट को क्या करेंगे? डॉट 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 से बनाएंगे भाई, जानेगा डॉट डॉट डॉट, यानी डिराइव्ड एट्रीब्यूट है। किससे? डिराइव्ड एट्रीब्यूट बनता है आपका बर्थ डेट से। भाई अपन एज कैसे निकालते हैं? तुम्हारी एज कितनी है अपने पता होता है ना भाई, मेरे बर्थ का ईयर कौन सा है, मेरा बर्थ का ईयर है, बर्थ डेट ये है, इससे अपन ईयर अपनी एज निकाल सकते हैं। मैं तुम्हें बोलूँ तुम्हारी एज, किसी बच्चे से पूछूं एज बताओ, उसको अपनी बर्थ डेट ही नहीं पता, वो अपनी एज कैसे बताएगा? अपन एज कैसे कैलकुलेट करते हैं? अपनी बर्थ डेट के हिसाब से, बर्थ ईयर जो होता है। तो वही वाली बात है ना कि अपना एज जो एट्रीब्यूट है डेटाबेस में, स्टूडेंट टेबल में, वो डिपेंडेंट है अपना बर्थ डेट पे। तो जब एक एट्रीब्यूट और वो ड्राइव वो निकलेगा किससे? ड्राइव किससे होगा भाई? बर्थ डेट एट्रीब्यूट से तो होगा। तो जब अपना एक एट्रीब्यूट ड्राइव होता है दूसरे एट्रीब्यूट से, तो उसे बोलेंगे ड्राइव एट्रीब्यूट। ठीक है, होप सो अभी तक क्लियर सारी चीजें। हम लोग एट्रीब्यूट क्लियर कर कवर कर चुके हैं। कोई डाउट किसी का पूछ लो, कोई डाउट है किसी को पूछ लो अभी तक, आगे बढ़ू ना? नो सर। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड द रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में क्या होता है देखो, अब अपन ने एट्रीब्यूट देख लिए, ठीक है, सारे तरह के, ठीक है। अब अपन ने क्या देखना? अपन को देखना कि रिलेशनशिप कैसे होती है, किस तरह की रिलेशनशिप होती है, ठीक है। ऊपर अपन ने देखा था, अपन ने ऊपर देखा था देखो कि यहाँ पे दो एंटिटी के बीच में रिलेशनशिप दे रखी है डायमंड की फॉर्म में। डायमंड बोल रहा है, रोमबस बोल लो, डायमंड शेप में होता है जैसे डायमंड या रोमबस, ठीक है, शेप में होता है। तो इस शेप में क्या होता है? एंटिटी रिलेशन, एंटिटी रिलेटेड होती है कुछ से। पर कौन कौन सी रिलेशनशिप होती है वो देखना पड़ेगा हमको, ठीक है। आ तो रिलेशनशिप में सबसे पहले रिलेशनशिप होता है वन टू वन। वन टू वन का मतलब एक एंटिटी खाली एक ही दूसरे एक एंटिटी से रिलेटेड है, एक एंटिटी खाली एक एंटिटी से रिलेटेड है, दैट रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज वन टू वन। या फीमेल मेल से रिलेटेड है, ठीक है। फीमेल मैरिड, तो फीमेल मैरी करती है, शादी होती है फीमेल की से मेल से। वन टू मैनी, वन टू मैनी में क्या होगा? जब एक एंटिटी, नॉर्मली कोई भी एग्जांपल लिख लो और कोई एग्जांपल लिख लो भाई, एक स्टूडेंट ने एक कोर्स ज्वाइन कर रखा है, मैं एक टाइम में बीटेक कर सकता हूँ, बीसीए कर सकता हूँ, दो कोर्स थोड़ी कर सकते हैं एक टाइम पे नॉर्मल में, ठीक है। तो क्या हो गया? वो रेगुलर कोर्स बोल रहा हूँ, ठीक है। और कोई डाउट किसी का मॉड्यूल के अलावा? और कोई डाउट किसी का? नो सर। ठीक है, ठीक है। अब आ जाओ, वन टू मैनी समझ में आ गया? वन टू मैनी का एग्जांपल लेता है, तो एक एंटिटी बहुत सारी एंटिटी से रिलेटेड हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल साइंटिस्ट इन्वेंट्स इन्वेंशंस, एक साइंटिस्ट बहुत सारी इन्वेंशन को इन्वेंट कर सकता है, बहुत सारे आविष्कार कर सकता है ना, कर सकता है, सही बात है। एक साइंटिस्ट से मान लो यार किसी कंपनी में बहुत बड़े, उसने कुछ एक नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट करी, उसका दूसरी टेक्नोलॉजी और इन्वेंट कर दी, तो वन टू मैनी हो सकता है। एक साइंटिस्ट बहुत सारी, हमको ध्यान रखना एग्जांपल याद होना चाहिए हमको, पूछा कुछ नहीं पर अपन को एग्जांपल याद होना चाहिए। मैनी मैनी टू वन, मैनी टू वन। बहुत सारे स्टूडेंट्स एक कोर्स के लिए एनरोल करते हैं भाई, सही बात है, बहुत सारे स्टूडेंट्स बीसीए का जो कोर्स ज्वाइन करते हैं ना, तो एक कोर्स के लिए एनरोल लीजिए कौन सा? मैनी टू वन। अब लास्ट अपन लोग देखेंगे बाल को मैनी टू मैनी, लास्ट कौन सा देखेंगे अपन? मैनी टू मैनी, ओके। तो मैनी टू मैनी में क्या होता है? बहुत सारे एम्प्लॉयज बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में असाइन होते हैं, सही बात है ना भाई। मैं भी अलग बहुत अलग अलग प्रोजेक्ट में असाइन होता हूँ अपनी कंपनी में, अंकित सर है बहुत सारे प्रोजेक्ट में असाइन होते हैं, देश सर भी, तो बहुत सारे एक से ज्यादा एम्प्लॉय एक से ज्यादा प्रोजेक्ट में असाइन होते हैं, है ना। एक एम्प्लॉय, हर एम्प्लॉय को जरूरी नहीं कि एक भी प्रोजेक्ट पे काम करे, बहुत सारे एम्प्लॉय बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, अलग अलग तरह के रिलेशनशिप देखिए। पहले देखा वन टू वन, मेरी मीटिंग 10 मिनट में एंड हो जाएगी, ऐसे कैसे दोबारा करें तो 10 मिनट ही पड़ेंगे अपन लोग। उसके बाद अपन एक तो मैं आर्यन से भी पहले बात करूंगा, फिर टाइम फिक्स करूंगा,
मेरी क्लास पता के तुमने को दिक्कत नहीं होती। ठीक है, अगर मेरे क्या दिक्कत है, ऑफिस का काम करने को चाहता है, इस वजह से मैं रेगुलर नहीं करता। चलो ठीक है, अभी अपन ये खत्म करते हैं। अब देखो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में क्या होता है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में क्या होता है, एक से ज्यादा एम्प्लॉइज एक से ज्यादा प्रोजेक्ट पे असाइन होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस जितनी भी रिलेशनशिप में डायग्राम सही तरह से याद होना चाहिए, तो एग्जाम्पल सही तरह से आना चाहिए आपका, ये आप उसमें एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, अब बताओ अपन कौन कौन सी नोटेशन यूज करते हैं यार डायग्राम में। देखो ध्यान रखना, 1 to 1 के लिए सिंपल रो, 1 to many के लिए 1 इधर, मैनी टू इधर, ये लाइन बनाओगे आप। मैनी टू 1 के लिए क्या होगा, देखो मैनी और इधर 1 1, ये सर बोला मैनी टू 1, ये छोड़ो, ये हटा देंगे, जरूरत नहीं है, ये जरूरत नहीं है, ये सब ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, छोड़ो गलत डायग्राम, नोटेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं नोटेशन अलग से सिंपल से निकाल के दिखा दूंगा, इतनी उन चीजों की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा अजीब से दूंगा। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं मैपिंग कंस्ट्रेंट्स। मैपिंग कंस्ट्रेंट मतलब हमारी जो एंटिटीज है वो किस तरह से जो डेटा है हमारा, किस तरह एंटिटीज में जो डेटा है वो किस तरह से रिलेटेड है एक दूसरे से, किस तरह से कनेक्टेड है, ये हमारे बताते हैं मैपिंग कंस्ट्रेंट। वो जो हमने ऊपर पढ़ा है 1 to 1, जैसे ये बोले थे, ये एंटिटी E1, ये इसका एट्रीब्यूट है B, इस एंटिटी का E2 एट्रीब्यूट का एट्रीब्यूट है C, आपस में 1 to 1 रिलेटेड है। 1 to many, यहाँ पे ये 1 to many है, मैनी में यहाँ पे ये लगेगा, इसने लगाया नहीं है। ठीक है, मैनी टू मैनी में भी यहाँ पे लगेगा, मैनी टू मैनी में भी यहाँ पे वो लगेगा साइन, ये 3 ही साइन। ऑल तो पर ये पढ़ने की जरूरत नहीं, अपन ऑलरेडी पढ़ चुका है, तो ये नहीं भी पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, हमने ऊपर जो पढ़ा हुआ एग्जांपल सफिशिएंट है, डोंट वरी, वो लिख के आओगे 100% सही है। ठीक है, जरूरत नहीं है, मैं इसमें के अलावा एक चीज बता दूंगा बाद में। मैपिंग कंस्ट्रेंट मैं अलग से बता दूंगा निकाल के, डोंट वरी। मैपिंग कंस्ट्रेंट मैं अलग से बता दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, आ जाओ कीज पे। कीज से पहले मैं पढ़ा रहा हूँ जनरलाइजेशन, क्योंकि कीज के लिए भुवनेश को और आर्यन का होना, आर्यन तो आ गया, आर्यन तो आ गया ना, भुवनेश को भी बुलाना पड़ेगा, क्योंकि अगर डेटाबेस की कीज छूट गई तुम लोगों की तो आगे का कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो मैं बात कर लूंगा सबसे, और कल हम कीज ही पढ़ेंगे, कल की क्लास मिस मत 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 करना, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, कीज अभी नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि कीज अगर छूट गई भुवनेश की तो फिर दिक्कत हो जाएगी, आगे का कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो नॉर्मलाइजेशन समझ में आएगा ना, एसक्यूएल समझ में आएगी, लेकिन समझ में नहीं आएगा, तो कीज समझना बहुत जरूरी है। तो पहले आज का अभी क्या पढ़ा रहा हूँ, जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन क्या होता है, देखो बॉटम अप्रोच होती है। मैं फॉर एग्जांपल बोलता हूँ, या देखो मेरा स्कूटी, बाइक, फोर व्हीलर, ये सारे क्या व्हीकल है, तो मैंने क्या करा, सभी को जनरलाइज कर दिया सिंपल सिंगल कैटेगरी में, सिंगल एंटिटी में। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें जनरलाइजेशन का एक अप्रोच है, बॉटम अप अप्रोच, जिसमें नीचे से ऊपर जाते हैं, बॉटम अप अप्रोच है, जिसमें हम लोग को दो या दो से ज्यादा एंटिटीज को जो लोअर लेवल पे होते हैं वो कंबाइन करके एक हायर लेवल पे ले जाते हैं, हायर लेवल की एंटिटी बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये फैकल्टी और स्टूडेंट है क्या, एक पर्सन, तो हमने क्या करा, इन दोनों एंटिटीज को लोअर लेवल के बॉटम अप अप्रोच में कंबाइन करके एक जनरलाइज एंटिटी बना दी, दैट इज पर्सन। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं भाई, इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन लोग जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन बेसिकली क्या होता है, इसमें क्या होता है कि एक हायर लेवल की एंटिटी बन जाती है, किसके थ्रू, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लोअर लेवल ऑफ एंटिटीज, बॉटम अप अप्रोच होती है। ठीक है, जनरलाइजेशन इस तरह से समझो, इस तरह से समझ सकते हो, ये एक सुपर क्लास है, इसके दोनों सब क्लास, ये पेरेंट क्लास है, दोनों चाइल्ड क्लास है, चाइल्ड क्लास से बन के एक पेरेंट क्लास बन रही है, दैट इज कॉल्ड जनरलाइजेशन। चीजों को जनरलाइज कर दिया है। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि ये मेरा वन प्लस, मैं बोलता हूँ कि रेडमी का कोई भी मोबाइल ले लो, या फिर मैं बोलूँ ओप्पो, सारे ये क्या है, ये सारे बेसिकली मोबाइल ही है। ठीक है, सेलफोन है, तो जनरलाइज कैटेगरी कौन सी होगी, सेलफोन। ठीक है, और ये फैकल्टी से लोअर लेवल पे कंबाइन करके हायर लेवल एंटिटी बना दी बॉटम अप अप्रोच के थ्रू, और इसको एक पेरेंट क्लास भी बोल सकते हैं, सब क्लास बोल सकते हैं, ये ही अपन को पढ़ना है खाली जनरलाइजेशन। उसके बारे में जनरलाइजेशन से ज्यादा जनरलाइजेशन में कुछ भी नहीं पढ़ना है। ध्यान रखना, डायग्राम गलत मत करना, डायग्राम याद होना चाहिए, एग्जाम्पल याद होना चाहिए, वो एग्जाम्पल पहले बनाना, बाद में डेफिनेशन, एग्जामिनर को आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली है क्या जनरलाइजेशन। एग्जाम्पल से डायग्राम से ज्यादा क्लियर अप्रोच आती है। अब देखो इसी तरह से मैं आपको समझाता हूँ स्पेशलाइजेशन। होता है भाई, जनरलाइजेशन हमारा क्या होता है, बॉटम अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच होती है। स्पेशलाइजेशन हमारी टॉप डाउन अप्रोच होती है। टॉप डाउन का मतलब होता है ये बिल्कुल अपोजिट होता है।
मैं बोलता हूँ भाई एक मैकेनिक है, मैकेनिक बोल रहा हूँ, मैकेनिक का स्पेशलाइजेशन किसका है, इसका बोलते हैं ऑटो पार्ट्स, ऑटो पार्ट्स में है, मैं बोलूंगा इसका मोबाइल पार्ट्स में है। तो स्पेशलाइजेशन होगा ना, है तो मैकेनिक, लेकिन कैसा है, मोबाइल का मैकेनिक है ये भाई, ये अपना गाड़ी का मैकेनिक है। ठीक है, ठीक है। तो स्पेशलाइजेशन क्या होगा, अपोजिट होता है जनरलाइजेशन के। ये टॉप डाउन अप्रोच होता है, इसमें हायर लेवल एंटिटी को ब्रोक डाउन करते हैं हम लोअर एंटिटी में, सही बात है ना। जनरलाइजेशन में क्या हो रहा था, लो लेवल एंटिटीज को हम लोग कंबाइन करके हाई लेवल एंटिटीज बना रहे थे, भाई बॉटम अप्रोच। भाई इसमें जनरलाइजेशन में क्या करेंगे, सॉरी स्पेशलाइजेशन में क्या करेंगे, हाई लेवल एंटिटीज को ब्रेक करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, टॉप डाउन अप्रोच का यूज करते हुए लो लेवल के एंटिटीज में ब्रेक करेंगे। और इस सब पूरे अप्रोच को बोलते हैं स्पेशलाइजेशन, अपोजिट होता है जनरलाइजेशन का। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, ऐसे बोल सकते हैं कि हम लोग सबसेट को किसी सुपर सेट के, किसी एंटिटी के सबसेट को आइडेंटिफाई करते हैं बेसिकली, इसके सबसेट कौन कौन से होंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, एम्प्लॉय कंपनी में, पर है क्या, ये टेस्टर है, ये डेवलपर है, तो ये क्या होगा, स्पेशलाइजेशन है ना इसका। हमने ब्रेक करा है इस एम्प्लॉय वाली एंटिटी को दो लो लेवल एंटिटीज में। फर्स्ट वन इज द टेस्टर, सेकंड वन इज डेवलपर। ठीक है, एग्जांपल याद रखना, लास्ट इज एग्रीगेशन। एग्रीगेशन बेसिकली क्या होता है, रिलेशनशिप की स्ट्रॉन्ग फॉर्म होती है। ठीक है, देखो अगर हम लोग क्या करें कि दो एंटिटीज के बीच में रिलेशन है, उसको एक सिंगल एंटिटी की तरह ट्रीट करें, ठीक है ना, तो उसको बोलेंगे एग्रीगेशन। फॉर एग्जाम्पल हमारा एक सेंटर है, ठीक है, एक मिनट इसको सही कर। हाँ ये रहा इसको, हाँ ठीक है। अब देखो हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं बेसिकली कि हमारा सेंटर है, ठीक है, सेंटर है, सेंटर क्या है, ऑफर करता है कोर्स। सेंटर क्या करता है, ऑफर क्या करता है, कोर्स। अब देखो यहाँ पे सारी अलग अलग एंटिटीज है, लेकिन विजिटर क्या करता है, कोर्स को एंक्वायर करने, या एंक्वायर करने आता है। ठीक है, इस सेंटर पे सारे कोर्सेज है जहाँ पे विजिटर एंक्वायर करता है। तो जब अपन क्या करते हैं, जब अलग अलग एंटिटीज को हम लोग सिंगल एंटिटीज की तरह, जब अलग अलग एंटिटीज को हम लोग सिंगल एंटिटीज की तरह, सॉरी अलग अलग एंटिटीज को सिंगल एंटिटी तरह ट्रीट करते हैं। अब विजिटर के लिए तो क्या होगा, अब जब विजिटर के लिए क्या होगा, ये सारे दोनों एंटिटी एज ए सिंगल, और एक ऑफर, ये जो रिलेशन है ना, सिंगल एंटिटी की तरह ट्रीट होगा। तो जब एक से ज्यादा एंटिटीज को हम लोग एक सिंगल एंटिटी की तरह ट्रीट करते हैं रिलेशन में, उसको उस रिलेशन को बोलेंगे एग्रीगेशन। एग्रीगेशन का रिलेशन की स्ट्रॉन्ग फॉर्म है, इसमें एक से ज्यादा एंटिटीज को हम लोग सिंगल एंटिटीज की तरह ट्रीट करते हैं जब एक एंटिटी दूसरे एंटिटी से रिलेटेड होती है। और इस टाइप के रिलेशन को हम लोग बोलते हैं एग्रीगेशन। थोड़ा टिपिकल वापस समझो, जब एक से ज्यादा एंटिटीज होती है, उनको जब एक से ज्यादा एंटिटीज को हम लोग रिलेट करते हैं, रिलेट करते हैं एक से ज्यादा एंटिटीज को, जब दूसरी एंटिटी रिलेट करती है, रिलेट, ठीक है, इसके फॉर्म में, एक सिंगल एंटिटी के फॉर्म में, उस रिलेशन को बोलते हैं एग्रीगेशन।